आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में, यानी कि नशे की आदत के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नशा क्या है। बहुत ही आसान और सादा अल्फाज के साथ गुफ्तगू होगी ताकि हर बात आसानी से समझ आ सके। नशा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो नशा है वो महज एक आदत ही नहीं बल्कि एक पेचीदा बीमारी है। ड्रग एडिक्शन नशा इंसान के जज्बात, इंसान की सोच, इंसान का रवैया और उसके जिस्मानी निज़ाम को बहुत ही मुतासर करता है। जब किसी इंसान को नशे की आदत पड़ जाती है कि वो उसका मतवातर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो इंसानी दिमाग में एक केमिकल है जिसे डोपामिन कहते हैं, वो गैर मामूली मिकदार में वो उसका अखराज होना शुरू हो जाता है। इस केमिकल के अखराज से इंसान वक्ती तौर पर बहुत खुशी और आराम महसूस करता है, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पर होता है। नशावर जो चीजें हैं उसके दिन ब दिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इंसान वो नशे का आदी हो जाता है। जब वो नशे का आदी होता है तो वो ही जो उसका पुराना सुकून होता है या वो उसकी पुरानी जो जिंदगी होती है उसको बहाल करने के लिए, वही तरतीब पर लाने के लिए वो नशे की मिकदार को ज्यादा करना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस चीज से को सोचने से कासिर होता है कि ये उसकी तबाही की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वो उसकी मिकदार को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वो हर आए दिन उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो उसी जो उसका पुराना जो सुकून होता है, जो उसकी प्रीवियस लाइफ होती है, जो उसकी साबका जिंदगी होती है, उसी को वो वापस लाने के लिए वो मंशियात के इस्तेमाल जो है उसकी तादाद को, उसकी मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देता है। नशे के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से दिन ब दिन उसका जो जिस्म है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसका जो मदाफाती निज़ाम है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है और उसको कपकपाहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, भूख नहीं लगती, कै आनी महसूस होती है, जैसे कि उसका दिल मतलाता है। इसके अलावा उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और उसका जिस्म जो है वो निढाल होना शुरू हो जाता है। काहली और सुस्ती की कैफियत उस पर तारी होना शुरू हो जाती है। नशा जो है वो इंसान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और लीवर फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डैमेज करता है। सबसे ज्यादा उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है और इंसान के तमाम जो इंसानी अज़ा है उन पर उसके मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार दिन ब दिन नशे की जो मिकदार है उसकी ज्यादा होने की वजह से इंसान के जो खुलियात हैं उन तक जो रसाई है वो नामुमकिन होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो इंसानी खुलियों को हाईजैक कर लेता है। जिसका सादा अल्फाज में आपको कहूं कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहता, कि इंसान आजाद नहीं होता, वो बस एक दुनिया में मगन होकर रह जाता है। वो अपने ही ख्यालात और अपनी ही सोचों और अपने ही जज्बात तक महदूद हो जाता है। यूं कह लें कि उसमें फैसला करने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो जाती है। अब आते हैं इसकी जो वजूहात हैं। वजूहात में जो सबसे अहम वजह है जो मौजूदा दौर में है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये सब इसकी सबसे जो टॉप लिस्ट में जो वजूहात हैं वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इसके अलावा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं और सेल्फ आंसरिंग क्वेश्चन है। इंसान खुद ही सोचता है, खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है। इसके अलावा उसके जो फैमिली मैटर्स हैं, इसके अलावा इसकी जो मौजूदा दौर में एक और भी जो मेन वजह है वो है सोशल वैलिडेशन, यानी कि वक्ती तौर पे एक दिखलावा जिसे कह लें सादा अल्फाज में, कि एक झूठी शोहरत जिसे कह लें या आर्दी शोहरत सोशल मीडिया देखकर उसको जैसे वो देखता है लोगों को, बाद का लोग ग्रूमिंग करते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाता है या उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है या उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हो नहीं पाता।
तो वो ये चीजें भी उसको जिसे कह लें कि ग्रुपिंग में, जैसे कोई अगर लड़का, उसके ग्रुप में कुछ ऐसे लड़के होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन वो उनको टू भी कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन उसे हो नहीं पा रहा, ये भी मंशियात की तरफ रागब करने की वजह बनता है। मौजूदा दौर में जो एक सबसे अहम वजह है वो है ग्रुपिंग सिस्टम, यानी कि लॉबी। जो आजकल की नई जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, उन पर वालिदैन को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें देखें कि उनका सिटिंग प्लान क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो अगर स्कूल जाते हैं तो उनके ग्रुप्स में जो लड़के हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है, और इसके अलावा आप उसकी बातचीत पर गौर करें, उसके उठने बैठने पर, उसकी तर्ज जिंदगी पर थोड़ा सा नजर रखें कि इसकी मसरूफियात क्या है। बात कर ग्रुपिंग सिस्टम से भी ये चीज बहुत ट्रांसफर होती है। बात का तो उसमें अगर एक शख्स का ये काम कर रहा होता है तो वो उस काम के दौरान ग्रुप में बैठकर ये ऐसी स्पीच कर रहा होता है कि ये काम करने की वजह से मैं बहुत पुरसकून हूँ, बहुत मेरी आरामदेह जिंदगी है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, मैं बहुत इजी फील कर रहा हूँ, लेकिन ये उसकी जाती जिंदगी तक महदूद है। लेकिन जैसे ही वो उसको आगे जनरेट करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसे सुनने वाला अगर वो इस कैफियत में बैठा है तो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है कि अगर मैं भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो शायद मुझे भी इस तरह का सुकून हासिल हो। तो ये भी एक बहुत अहम वजह है। सादा अल्फाज में यूं कह लें कि वालिदैन की अदम तवज्जो और फैमिली मैटर्स यानी कि घरेलू मसाइल और असेसिबिलिटी यानी कि आसानी से किसी चीज का मैसर होना भी नौजवान नस्ल को मंशियात की तरफ रागब करने की एक बहुत अहम वजह है। इसे मेडिकल जबान में एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कहा जाता है। और सबसे जो अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, इसको आपने नोटेड करना है, नशा जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। नशा जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि नशा खुद एक मसला है, खुद एक प्रॉब्लम है, ये खुद एक बीमारी है। ये आपके मसाइल को हल नहीं करता बल्कि ये खुद एक मसला है। अब आते हैं मंशियात के इलाज की तरफ। उसे यानी कि मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जो माहिर मंशियात डॉक्टर्स होते हैं उनकी जेर निगरानी आपके जिस्म से जो फाजिल मादे हैं उनको खारिज किया जाता है। इंसानी जिस्म में इलाज के दौरान जो जहरों का खारिज होना और इसके अलावा बेचैनी की कैफियत और जिस्म में जो तकालीफ हैं इंसानी जिस्म में उसका बढ़ जाना, उसको फिर जो माहिर मंशियात होता है वो अद्वियात के जरिए उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मंशियात के इलाज में सीबीटी भी सैर फहरिस्त है, जो कि मैं प्रीवियस जो साहब का वीडियो है उसमें भी आपको बता चुका हूं कि सीबीटी जो है वो अगर एक बंदा मंशियात का आदी है तो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए उसको कैसे कवर किया जाता है। यानी कि जो नशावर जो चीजें या नशावर कोई ऐसी अद्वियात या कोई ऐसी नशावर चीजें खा रहा है बंदा, तो उसको सीबीटी के जरिए भी कवर किया जा सकता है। बात का सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है कि अगर उसके दिमाग को बार बार पैगाम जा रहा है मंशियात के बारे में, या उसको मैसेज जा रहा है उसके दिमाग में कि इसकी डोज ओवर कर लो या इसको बार बार लेते रहो या अब आपको इसकी तलब हो रही है, तो उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो ट्रांजैक्शन है, उसके पैगाम रसाई है, उसके जो ख्यालात हैं उसके बारे में उनको चेंज करना है। यानी कि एक बंदा अगर वो लेफ्ट साइड पे सोच रहा है तो उसको राइट साइड पे कैसे लेके जाना है, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। यानी कि उसके जो मनफी पैगामात हैं दिमाग को जा रहे, उसको मुस्बत में आपने तब्दील करना है। ये भी बहुत अच्छी थेरेपी है। इसके अलावा क्लिनिकल असेसमेंट है और इसके अलावा ड्यूल डायग्नोसिस बहुत ही, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। या ये जो मंशियात का आदी शख्स है उसके मंशियात के इलाज के अलावा भी उसके जो जहनी अमराज हैं या जो उसके मंशियात करने की जो वजह जो चीज बनी है, मंशियात को अडिक्ट करने की जो वजूहात बनी है, यानी कि जो मेन काज है जिसकी वजह से वो मंशियात की तरफ रागब हुआ, उसका वो मुतालिया करते हैं। उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसकी जो हकीकत है, उसकी जो मालूमात है, सारी हिस्ट्री वो जो ड्रग एडिक्ट होता है उसे लेते हैं। तो फिर वो मेन काज पर पहुंचते हैं कि जो
स्टार्ट कहां से हुई है, तो फिर वो ड्यूल डायग्नोज से मुराद है कि वो उसकी जो मेन काज है, अगर उसको डिप्रेशन की वजह से हुई है या उसको एंग्जाइटी की वजह से है, उसको फाइनेंशियल जो मसाइल हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या उसकी जो निजी लाइफ में कोई मसाइल हैं, तो उनको भी साथ साथ उनको हल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ड्यूल डायग्नोज, उसके मंशियात का भी तदराक करते हैं और उसके जो मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मंशियात की तरफ रागब हुआ है उसका भी वो साथ ही उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादातर अद्वियात के अलावा स्पीच थेरेपी की जाती है, न्यूट्रिशन के जरिए उसको कवर किया जाता है, डाइट प्लान के जरिए। इसके अलावा उसके साथ बातचीत के जरिए, एनवायरनमेंट थेरेपी के जरिए, बाद का तो उसको फिर फैमिली जो है, उसके जो फैमिली मैटर्स हैं उसके जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसे एक्सरसाइज, योगा वगैरह ऐसी चीजें जो है उसको उसके जरिए कवर किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका इलाज है। उसको एनवायरनमेंट, उसको माहौल ही ऐसा दे दिया जाता है जिसके खुद ब खुद उसके जो दिमाग में जो उसके आइडियाज हैं, नेगेटिव सोचे हैं, या वो ड्रग एडिक्ट है, तो उसके जो ख्यालात हैं, जो उसके पैगामात हैं, उनको तब्दील करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो आखिरी तरीका है वो है रिहैबिलिटेशन सेंटर। बाद का रिहैब सेंटर भी बने हैं, लेकिन उनमें मंशियात के जो अफराद है बागा जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। उनका जो माहिर मंशियात है और माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों मिलकर उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी जिसे कहते हैं कि सादा अल्फाज में कि गारंटी नहीं दे सकते कि वो परमानेंट इस चीज को छोड़ देगा या वो दोबारा इसको अडॉप्ट कर देगा। मोस्टली जो ट्रीटमेंट के बाद देखा गया है कि वो इलाज के बाद वो कुछ जो लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं वो दोबारा इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो बाहर का तो जो खानदान वाले होते हैं, जो उनकी फैमिली होती है, वो भी उसके लिए सादा लफ्जों में सेक्रीफाइस करती है, उसके लिए टाइम निकालती है, उसको समझाती है, उसकी स्पीच थेरेपी करती है। कहने के लॉन्ग टर्म ऑफ केयर प्लान ये है कि जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी रिहैब सेंटर से उसको छुट्टी दे दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल कर दिया जाता है, तो आगे फिर फैमिली की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उसको जो डॉक्टर ने मेडिकेशन रिकमेंड की है, उसको योगा रिकमेंड किया है, उसको जो एक्सरसाइज रिकमेंड की है, उसका जो डाइट प्लान है उसकी, यानी कि लॉन्ग टर्म केयर से निकलने के बाद उसके जो फैमिलीज है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है कि उसकी केयर कैसे करनी है। बाद का डाइट प्लान के जरिए, स्पीच थेरेपी के जरिए उस पर सादा अल्फाज में कहने उस पर नजर रखना, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना, उसे खानदान के जो मोतबर अफराद हैं वो उसको समझाते हैं, उसकी जो नुकसानात हैं उनसे उसको आगाही देते हैं, यानी उसकी स्पीच थेरेपी करते हैं। आखिरकार एटलीस्ट एट द एंड के ट्रीटमेंट करवाने के बाद, स्पीच थेरेपी कराने के बाद, सीबीटी करवाने के बाद, जैसे जैसे जिस मरीज को जितनी जरूरत होती है वो माहरे अगर मंशियात के पास जाता है तो वो अपना उसमें जो रोल अदा करता है, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपना रोल अदा करता है। इसी तरीके से मेडिकेशन वाला जो डॉक्टर है, जो साइकाइट्रिस्ट है, वो मेडिकेशन देता है, और जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी स्पीच थेरेपी करता है, और जो उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो ग़िज़ा का डॉक्टर है, वो एक अपना रोल अदा करता है, और योगा कराने वाला और एक्सरसाइज का बताने वाला अपना रोल अदा करता है। ये सारे प्रोसेस में निकलने के बाद भी डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि वो उसको परमानेंट छोड़ देगा। मोस्टली जो केसेस होते हैं वो बाद का तो कोई ऐसा वकुआ हो जाता है, या कोई ऐसी काम की बात कोई बंदा बता देता है, या उसको कोई ऐसी डीपली गहरी बात वो समझ लेता है जिसकी वजह से वो फैसला कर लेता है कि मैंने आइंदा ये काम नहीं करना। मोस्टली केसेस ये भी देखे गए हैं कि सेल्फ पे वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट होता है वो फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये काम नहीं करना। फिर मैं दो बातों को फिर रिपीट करता हूं कि नशा मसाइल का हल नहीं है, मंशियात किसी मसले का हल नहीं। मंशियात खुद एक बहुत बड़ा मसला है, खुद एक बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी एक आदत है। दूसरी बात, नशे को छोड़ना सिर्फ आदत को बदलना ही नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, और जो आपका जहनी और जिस्मानी सुकून था
آپ نے اس کو دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع کرنا، اپنے وہ سکون کو جو آپ کا پہلے پریویس جو آپ کی زندگی تھی، جو آپ کا ماضی تھا، اس میں جو آپ کی بہت ہی آسان اور آرام دہ زندگی تھی، آپ نے اس کو واپس لا کر اس کو دوبارہ شروع کرنا۔ آخر میں ایک بہت قیمتی اور اہم بات ہے کہ نشے کے بھی کچھ اقسام ہیں، کچھ اچھے نشے بھی ہیں، برے نشے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھے نشہ بس آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے نشے بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وقت کی پابندی کرنا۔ وہ کہتے ہیں اس بندے کو نشہ ہے، وہ وقت کی بہت پابندی کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے جناب میں جتنی دیر تک دودھ نہ پیوں رات کو مجھے نیند نہیں آتی، اس کی بھی ایک نشہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جتنی دیر تک ایکسرسائز نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی رات کو، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے صبح جتنی دیر تک مارننگ واک نہ کروں مجھے اتنی دیر تک میرے دن کا آغاز اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر نماز نہ پڑھوں تو مجھے بے چینی رہتی ہیں، اس کو نماز کا ایک نشہ ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں جتنی دیر تک کوئی اچھا کام نہ کر لوں تو مجھے اس وقت تک سکون نہیں ہوتا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ویلفیئر ہیومینٹی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ وقت نکالتے ہیں فلاح انسانیت کے لیے، تو یہ بھی ان کی زندگی ایک نشہ ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرف راغب کرتا ہے، جو اچھی عادات کی طرف یا بری عادات کی طرف، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ آج کے پروگرام کو یہیں اختتام کرتے ہیں، دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کو کوئی آپ کا سوال ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ مینشن کریں، وقت نکال کر انشاءاللہ میں ضرور رپلائی کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔